यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से 10 नौजवान, 8 लड़के और 2 लड़कियां। ल्यूडमिला की जीभ और आंखें गायब थी। निकोलाई के सिर में गहरी चोट थी, जैसे किसी भारी चीज से मारा गया हो। सिमियोन और ल्यूडमिला की पसलियां टूटी थी, जैसे बहुत दबाव से कुचल दी गई हो। अजीब बात तो यह थी, बाहर से चोटें बहुत कम थी, लेकिन अंदर का नुकसान बड़ा था। उनके कपड़ों पर रेडियो एक्टिव निशान मिले, जो रहस्य को और गहरा करते हैं। ये टेंट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में एक पेड़ के नीचे मिले। दोनों सिर्फ अंडरवियर में थे, ना जूते ना गर्म कपड़े। कुछ लोग सिर्फ अंडरवियर में थे, जैसे कपड़े पहनने का समय ही ना मिला हो। और पेड़ पर चढ़ने और आग लगाने की कोशिश क्यों? क्या वो किसी चीज से डरे हुए थे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू। साल 1959 में सोवियत यूनियन का जमाना। लोग साइंस, एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर के दीवाने थे। यूराल पर्वत रूस के नॉर्दर्न हिस्से में एक ऐसा इलाका था जो ब्यूटीफुल लेकिन खतरनाक और मिस्टीरियस था। बर्फ से ढकी वादियां, मुश्किल रास्ते, ठंड इतनी कि बॉडी जम जाए और टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर जाए। रातें इतनी लंबी कि दिन का उजाला बस थोड़ी देर का मेहमान। हवाएं डरावनी सायों की तरह चिकती थी और मौसम इतना टफ कि सर्वाइवल एक चैलेंज था। इसी फ्रोजन, सुनसान और रहस्यों से भरे इलाके में एक ऐसी घटना हुई जो आज भी साइंस और लॉजिक को चैलेंज करती है। ये कहानी है 9 नौजवानों की जो एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन के सपने लेकर निकले। इनका मकसद था एक बेहद कठिन और खतरनाक ट्रैक पर जाना, जिससे उन्हें ग्रेड 3 सबसे कठिन ट्रैकिंग सर्टिफिकेट मिल सके। उनके चेहरे पर हंसी थी, दिल में जोश था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। उनका टेंट चाकू से फटा हुआ मिला, उनकी लाशें बर्फ में बिखरी थी, कुछ की आंखें गायब, एक की जीभ कटी हुई, कुछ कपड़ों पर रेडिएशन के निशान, नाक टूटी हुई, पसलियां पूरी तरह टूटी हुई और सिर की खोपड़ी में क्रैक। क्या हुआ था उस रात कोई नहीं जानता। यह है डैटलॉव पास का रहस्य, दुनिया की सबसे डरावनी अनसुलझी कहानी। जैसे कोई भूतिया किस्सा। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आपके रोंगटे खड़ा कर देगी। यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से 10 नौजवान, 8 लड़के और 2 लड़कियां, जिनकी उम्र 20 से 24 साल के बीच थी, सिवाय एक के, एक रिस्की एडवेंचर पर निकले। ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे, ये साइंस और इंजीनियर के टैलेंटेड स्टूडेंट थे, जिनके दिल में एक्सप्लोरेशन का जुनून था। इनका लीडर था इगोर डैटलॉव, एक स्मार्ट और ब्रेव नौजवान जो माउंटेन की चैलेंजेस को अच्छे से समझता था। चलो इन डेयरिंग लोगों से मिलते हैं। पहला, इगोर डैटलॉव, 23 साल का रेडियो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, टीम का लीडर, जाना जाता था अपने ब्रेन और करेज के लिए। दूसरा, ल्यूडमिला दुबिनिना, 20 साल की लड़की, इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट। उसकी स्माइल अंधेरी रात को भी ब्राइट कर देती थी। तीसरा, जिनाइदा कोलमोगोरो, 22 साल की लड़की, रेडियो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग और टीम की फेवरेट। चौथा, रुस्तम स्लोबोदिन, 23 साल का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, कूल लेकिन फिजिकली स्ट्रॉन्ग। पांचवा, यूरी दोरोस्को, 21 साल का, रेडियो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, हमेशा अपने जोक से मूड लाइट रखता था। छठा, यूरी क्रियोनिस्को, 24 साल का, न्यूक्लियर फिजिकल का एक्सपर्ट, गिटारिस्ट जो टीम को एंटरटेन करता था। सातवां, अलेक्जेंडर कोलेवातोव, 24 साल का, थर्मल फिजिक्स का स्टूडेंट, सीरियस और लॉजिकल थिंकर। आठवां, निकोलाई त्रिबोबिगोलस, 23 साल का, सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, छोटा कद लेकिन बड़ा करेज। नौवां, सिमियोन जोलोतारेव, 38 साल का, वॉर वेटरन एंड फिजिकल एजुकेशन का ट्रेनर, मिस्टीरियस और एक्सपीरियंस। 10वां, यूरी युदीन, 22 साल का, 10वां मेंबर, जो इलनेस की वजह से बीच में लौट गया और इस स्ट्रेटजी से बच गया। ये सारे एक्सपीरियंस ट्रैकर्स थे, जिन्हें जंगलों, बर्फ और माउंटेन का अच्छा अनुभव था। उनके दिल में एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन का पैशन था। सभी लोग यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, जिसे अब यूराल फेडरल यूनिवर्सिटी से जानते हैं, ये सारे वहां से थे, सिवाय शेमियोन जोलोतारेव के, जो बाहरी मेंबर थे। और टोटल 8 लड़के 2 लड़कियां थी। जर्नी की शुरुआत 25 जनवरी 1959 को ये टीम ट्रेन से इवडेल शहर पहुंची, जो यूराल पर्वत के पास एक छोटा सा टाउन था। वहां से वो ट्रक से विजहाय गांव गए, जो उनकी जर्नी का लास्ट सिविलाइज्ड स्टॉप था। इसके आगे सिर्फ वाइल्डनेस, स्नो और अननोन डेंजर्स थे। विजहाय में यूरी यूरिन को जॉइंट पेन हुआ और उसे वापस लौटना पड़ा। बाकी 9 लोग 28
जनवरी को अपनी एडवेंचर्स शुरू करते हैं। उनके पास टेंट्स, फूड, वार्म क्लॉथ और जरूरी गियर्स था। वो एक डायरी रखते थे जिसमें डेली इवेंट्स लिखते थे और एक कैमरा जिससे फोटोज लेते थे। उनका टारगेट था ऑटोटर्न माउंटेन तक ट्रैकिंग करना, जो यूराल पर्वत का हिस्सा था। ये 10 से 12 दिन का टफ जर्नी था, लेकिन ये यंग एडवेंचर्स साइंस और एक्सप्लोरेशन के उत्साह से भरे थे। उनकी डायरी और फोटो बताते हैं कि शुरुआती दिन मजे से भरे थे। वो हंसते, गाते और मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। 1 फरवरी 1959 को ये टीम खोलात सख्यल नाम की पहाड़ी पर पहुंची, जिसे स्थानीय मानसी लोग मृतकों का पर्वत कहते थे। नाम ही डरावना था। यहाँ उन्होंने एक ढलान पर अपना टेंट लगाया। चारों तरफ बर्फ और तेज हवाएं थी। उस रात मौसम बहुत खराब था। तेज हवाएं, भारी बर्फबारी और अंधेरा जो दिल में डर पैदा करता था। उनकी डायरी की आखिरी बात थी कि वो टेंट में रात बिताने की तैयारी कर रहे हैं। फोटो में वो मस्ती करते दिखे, जैसे उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि क्या होने वाला है। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो आज तक रहस्य है। रहस्य की शुरुआत जब ये टीम तय समय पर वापस नहीं लौटी तो उनके परिवार और कॉलेज को चिंता हुई। 20 फरवरी 1959 को एक खोजी दल भेजा गया। 26 फरवरी को उनका टेंट मिला, लेकिन जो देखा उसने सबको हैरान कर दिया। टेंट की हालात, टेंट को अंदर से चाकू से काटा गया था, जैसे कोई बहुत डर से बाहर भागा हो। सारा सामान, खाना, कपड़े, जूते वैसे ही छोड़ा हुआ था। बर्फ पर नंगे पैरों के निशान थे जो टेंट से जंगल की ओर जा रहे थे। इतना ठंड में कोई बिना जूतों के क्यों भागेगा? खोजी दल ने धीरे धीरे सभी 9 लोगों के शव ढूंढे, लेकिन हर शव ने एक नए सवाल खड़े किए। पहले 2 शव यूरी दोरोस्को और यूरी क्रियोनिस्को ये टेंट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में एक पेड़ के नीचे मिले। दोनों सिर्फ अंडरवियर में थे, ना जूते ना गर्म कपड़े। पास में एक छोटी आग थी जो बुझ चुकी थी। पेड़ की टहनियां टूटी थी, जैसे कोई उन पर चढ़ा हो। उनके शरीर पर खरोंच और छोटी चोटें थी, लेकिन मौत की वजह सिर्फ ठंड यानी हाइपोथर्मिया थी। 3 और 100 इगोर डाटलॉव, जिनाइदा कोलमेगेरो और रुस्तम सोलोबोदीन ये टेंट और जंगल के बीच मिले, जैसे वो टेंट की ओर वापस जा रहे हो। उनके पास कुछ कपड़े थे, लेकिन ठंड से बचने के लिए काफी नहीं थे। इनकी भी मौत ठंड से हुई। आखिरी 400 ल्यूडमिला, सिमियोन, अलेक्जेंडर और निकोलाई ये 100 मई 1959 में जब बर्फ पिघली तब जंगल में एक नाले में मिले। इनकी हालात सबसे चौंकाने वाली थी। ल्यूडमिला की जीभ और आंखें गायब थी। निकोलाई के सिर में गहरी चोट थी, जैसे किसी भारी चीज से मारा गया हो। सिमियोन और ल्यूडमिला की पसलियां टूटी थी, जैसे बहुत दबाव से कुचल दी गई हो। अजीब बात तो यह थी, बाहर से चोटें बहुत कम थी, लेकिन अंदर का नुकसान बड़ा था। उनके कपड़ों पर रेडियो एक्टिव निशान मिले जो रहस्य को और गहरा करते हैं। सवाल जो आज भी अनसुलझे हैं। इस हादसे ने कई सवाल खड़े किए जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। टेंट क्यों छोड़ा? ये अनुभवी ट्रैकर थे। इतनी ठंड में बिना जूतों और कपड़ों के टेंट छोड़कर क्यों भागे? टेंट में रहना सबसे सुरक्षित था। टेंट को अंदर से काटा गया, मतलब वो जल्दी में थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि डर के मारे भागे? ठंड से मौत या कुछ और था बात? कुछ की मौतें ठंड से हुई, लेकिन बाकियों की चोटें, टूटी पसलियां, सिर की चोट ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत लगी हो। बाहर से निशान बिल्कुल नहीं था। ल्यूडमिला की जीभ और आंखें गायब थी। क्या ये जंगली जानवरों का काम था या कुछ और? कुछ कपड़ों पर रेडियो एक्टिव निशान क्यों थे? क्या ये किसी गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग से जुड़ा था? कुछ लोग सिर्फ अंडरवियर में थे, जैसे कपड़े पहनने का समय ही ना मिला हो। और पेड़ पर चढ़ने और आग लगाने की कोशिश क्यों? क्या वो किसी चीज से डरे हुए थे? इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई थ्योरी आई, लेकिन कोई भी पूरा जवाब नहीं देती। क्या हो सकता है सच? पहला थ्योरी, हिमस्खलन यानी एवलांच। कुछ लोग कहते हैं कि एक छोटा हिमस्खलन हुआ जिससे डरकर वो भागे, लेकिन टेंट पर हिमस्खलन के निशान नहीं थे और ढलान इतनी खतरनाक नहीं थी। दूसरा थ्योरी, सेना का गुप्त प्रयोग। सोवियत यूनियन उस समय गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग करता था। शायद कोई मिसाइल या रासायनिक हथियार का टेस्ट हुआ जिससे रेडियो एक्टिव निशान और चोटें आई, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला। नंबर 3 थ्योरी, हवा का दबाव यानी इंफ्रासाउंड। तेज हवाओं ने ऐसी आवाज
पैदा की हो जो डर और घबराहट पैदा करती हैं, शायद इसीलिए वो भागे। लेकिन ये चोटों और रेडियो एक्टिव निशानों को समझा नहीं पाता। चौथा थ्योरी, जंगली जानवर या मानसी लोग। क्या भालू या जंगली जानवर ने हमला किया? लेकिन 100 पर जानवरों के निशान नहीं थे। मानसी लोगों पर शक हुआ, लेकिन वो शांति प्रिय थे और कोई सबूत ऐसा नहीं मिला। पांचवा थ्योरी, एलियन या अलौकिक शक्तियां। कुछ लोग कहते हैं कि एलियन या अलौकिक शक्तियां थी, आसपास अजीब रोशनी देखी गई, लेकिन ये वैज्ञानिक रूप से कमजोर थ्योरी है। नंबर 6 थ्योरी, आपसी झगड़ा। क्या टीम में लड़ाई हुई, लेकिन डायरी और फोटो में सब खुश दिखते थे? सोवियत अधिकारियों ने इसकी जांच की, लेकिन इसका जवाब अस्पष्ट था। उन्होंने कहा कि मौत किसी अनजान ताकत से हुई। केस जल्द बंद कर दिया गया और कई दस्तावेज गुप्त रखे गए। इससे साजिश की थ्योरी को और बल मिला। 2019 में रूस ने केस फिर खोला। उनकी आखिरी रिपोर्ट आई थी हिमस्खलन और खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ, लेकिन कई जानकार और लोग इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। आज का समय डायलॉग पास इंसिडेंट आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। इस पर किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर जवाब एक नया सवाल खड़ा करता है। यूरी युदिन, जो इस टीम का इकलौता बचा हुआ सदस्य था, क्योंकि इनके पैरों में दर्द हो रहा था, इनकी तबीयत खराब थी, इसलिए टीम ने इन्हें वापस भेज दिया। इन्होंने अपनी जिंदगी इस रहस्य को सुलझाने में बिताई। उनकी भी मृत्यु 2013 में हुई, लेकिन वो कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। कुछ लोग कहते हैं कि सोवियत सरकार ने सच छुपाया है, क्योंकि ये किसी गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग से जुड़ा था। कुछ मानते हैं कि ये प्रकृति की क्रूरता और इंसान की सीमाओं की कहानी है। अंत में डायलॉग पास की घटना एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पे मजबूर करती है। ये बताती है कि प्रकृति और विज्ञान के सामने हम कितने छोटे हैं। नौजवान और साहसी जो अपने सपनों और जुनून के साथ निकले, एक ऐसे रहस्य का हिस्सा बन गए जो शायद कभी नहीं सुलझ पाएगा।